केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बात करें हम इससे पहले वाले वीडियो की, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं उपसेसोजी यौगिकों के लिए पर्टिकुलर लवण की बात कर चुके हैं, लवणों के प्रकार की बात कर चुके हैं, जो कि अपने आप में बोर्ड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली राजस्थान बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो हमने बात की है उपसेसोजी यौगिकों की संरचना क्या होती है। संरचना में हम धातु परमाणु जो यूज में लेते हैं वो कहां से होता है, डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बात की हमने। फिर हमने बात की लिगेंडों के प्रकार की, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आगे नामकरण करना और उपसेसोजी यौगिकों को का अध्ययन करना थोड़ा टिपिकल होता है। इसलिए हर एक टॉपिक को आप पेपर पर वर्क करें, वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप स्क्रीन पे जो भी आपको लिखा हो उसको अच्छे से लिखें, प्रैक्टिस करें। उसके बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी उपसेसोजी रसायन पर प्रैक्टिस बन सके। इसी क्रम में आज आगे बढ़ने जा रहा हूं, पर्टिकुलर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करेंगे। तो ये आता है आपके पास में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनको जाने बिना हम उपसेसोजी यौगिकों के बारे में एक्सप्लेन प्रॉपर में नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले बात आती है आपके पास में समन्वयी संख्या, या इसे हम आमतौर पे उपसह संयोजी संख्या भी कहते हैं। उपसह संयोजी संख्या भी कहते हैं, समन्वयी संख्या जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। आमतौर पर समन्वयी संख्या होती क्या है, ये कहते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े कुल एक दंतुक लिगेंडों की संख्या को ही हम समन्वयी संख्या कहते हैं आमतौर पर। अगर बात करें हम समन्वयी संख्या की एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर्टिकुलर जो वर्ड यूज हुआ है वो एक दंतुक लिगेंड यूज हुआ है। एक दंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक हो, जिनकी लिस्ट हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो या तो आपके पास में कोई उपसेसोजी यौगिक AgNH3 का होल 2, ये +1, यहाँ ये धातु परमाणु है और ये लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंड है NH3, उदासीन एक दंतुक लिगेंड, कुल संख्या 2 है। तो यहाँ समन्वयी संख्या का मान जो होगा वो होगा 2। इसी सीक्वेंस में और बात करें आगे तो आपके पास में एग्जाम्पल आता है Hgi3-, ये भी आपके पास में ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है आयोडो, जिसकी कुल संख्या 3 दे रखी है, तो समन्वयी संख्या आपके पास में 3 होगी। इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो NiCN4 की, तो यहाँ आपके पास में पर्टिकुलर CN- भी ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड की तरह काम करता है, तो यहाँ भी कुल संख्या समन्वयी संख्या का मान 4 होगा। इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो NiCO का होल 4, तो यहाँ भी कुल समन्वयी संख्या का मान 4 होगा, क्योंकि CO कार्बोनिल अपने आप में उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। इसी सीक्वेंस में आगे बात करें तो आपके पास में आता है Ni या FeCO का होल 5, तो कुल समन्वयी संख्या यहाँ आपके पास में 5 आती है। अगला आता है आपके पास में CrCO होल 6, तो यहाँ पर समन्वयी संख्या का मान 6 होगा। इसी सीक्वेंस में हम बात कर लें 1-2 प्रैक्टिस और, तो आपके पास में आता है पर्टिकुलर FeCN होल 6 4-, यहाँ हमने पढ़ा है CN- अपने आप में एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड होता है, तो कुल संख्या का मान यहाँ पर 6 है, समन्वयी संख्या का मान यहाँ पे भी 6 होगा। इसी सीक्वेंस में और बात करें तो कई बार कुछ डिफरेंट लिगेंड्स अटैच होते हैं, PT, NH3, H2O, Cl और Br, यू कैन से Br और Cl। तो अब आपके पास में ये एक दंतुक लिगेंड है उदासीन,
उदासीन एक दंतुक, ऋणावेशित एक दंतुक और ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। कुल संख्या 4 है, इसलिए समन्वय संख्या का मान भी 4 होगा। इसी क्रम में एक प्रैक्टिस और ले लें, CONS3 का होल 3 और ये Cl3, ये भी आपके पास में उदासीन एक दंतुक लिगेंड 3 आ गया, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड 3 आ गई। तो कुल संख्या यहाँ पर समन्वय संख्या 3 + 3 आती है आपके पास में 6। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो अगर पर्टिकुलर उपसहसयोजी यौगिक में आपके पास में द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षडदंतुक लिगेंड आ जाए तो समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास में पर्टिकुलर लिगेंड के रूप में द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, द्विदंतुक लिगेंड, तो लिगेंडों की कुल संख्या को आप पर्टिकुलर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। त्रिदंतुक लिगेंड के लिए आप पर्टिकुलर कुल संख्या को यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चतुर्दंतुक लिगेंड की बात करूं तो चतुर्दंतुक लिगेंड में कुल संख्या को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पंचदंतुक लिगेंड की बात करूं तो पंचदंतुक लिगेंड में पर्टिकुलर आप कुल संख्या को 5 से गुणा कर देते हैं। षटदंतुक लिगेंड की बात करें तो पर्टिकुलर आप उसकी कुल संख्या को 6 से गुणा कर देते हैं। ये था आपके पास में समन्वय संख्या ज्ञात करने का तरीका। अब एग्जाम्पल शेयर करें तो इसमें पर्टिकुलर आपके पास में एग्जाम्पल आता है, ये आ गया आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 10, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। COCl2 En होल 2 और ये चार्ज आ गया प्लस। यहाँ Cl हमेशा की तरह एक दंतुक लिगेंड है, En यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड है, तो यहाँ एक दंतुक लिगेंड की संख्या तो 2 है, द्विदंतुक लिगेंड की संख्या भी 2 है, तो 2 को 2 से नियम के अनुसार मल्टीप्लाई करें तो ये होगा आपके पास में 2 + 4 और ये समन्वय संख्या आती है 6। ये था आपके पास में 10th एग्जाम्पल। इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो आता आपके पास में COEn होल 3 + 3, यहाँ पर En फिर से द्विदंतुक लिगेंड आ गया, कुल संख्या 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुल संख्या आपके पास में आ गई 6। समन्वय संख्या 6 से ज्यादा कोई संभव नहीं है। इसी सीक्वेंस में बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूं, वो है आपके पास में CA2EDTA। यहां कंफ्यूज होता है कि EDTA 4- है या EDTA 3- है, एथिलीन डायमीन ट्राईएसीटेटो है या एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो है। उसके लिए आप ध्यान रखें, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है आपके पास में +2, यहाँ कैल्शियम 2 अटैच है तो टोटल चार्ज हो गया आपके पास में +4। इसका मतलब EDTA पर उदासीन बनने के लिए चार्ज आपके पास में -4 आ रहा है। EDTA 4- आ रहा आपके पास में, तो ये अपने आप में एक षडदंतुक लिगेंड है। षडदंतुक लिगेंड है, संख्या 1 है, उस संख्या को आपने 6 से गुणा कर दिया तो ये अपने आप में समन्वय संख्या 6 आती है। ये तो आपके पास में पहली परिभाषा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उपसहसयोजी रसायन कहलाऊं, जिसे आप अच्छे से समझे, शेयर करें। तो इसी क्रम में सेकंड टॉपिक की बात करने चले तो आपके पास में आता है समन्वय मंडल आता है, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर अंग्रेजी में, और एक आता आपके पास में आयनिक मंडल, आयनन मंडल, जो कि अपने आप में आयनाइजेशन स्फीयर के नाम से जाना जाता है। आप सेकंड टॉपिक के रूप में इसे देखें। नंबर 2 आता आपके पास में समन्वय मंडल तथा आयनन मंडल, समन्वय मंडल तथा आयनन मंडल। उपसहसयोजी यौगिकों में बड़े कोष्ठक द्वारा घिरे भाग को ही समन्वय मंडल कहते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त कोई भाग रह जाता है,
अतिरिक्त भाग को हम कहते हैं आयनन मंडल। आयनन मंडल कहते हैं। किस प्रकार से इस समन्वयी बहुफलक समन्वयी अगर मंडल की बात करूं तो पर्टिकुलर समन्वयी मंडल में आपके पास में होता है, समन्वयी मंडल में आपके पास में होता है धातु परमाणु कुछ इस प्रकार से, धातु परमाणु, और प्लस पाया जाता है इसके साथ में लिगेंड। तो धातु परमाणु और लिगेंड दोनों मिलकर के समन्वयी मंडल का निर्माण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो आपके पास में आता है एग्जाम्पल। फर्स्ट ले लिया आपने K4FeCN6। यहां आपके पास में पर्टिकुलर ये वाला भाग कहलाता है आयनन मंडल, आयनन मंडल। और इसके अलावा बात करें तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट से बड़े कोष्ठक से घिरा है इसे हम कहते हैं समन्वयी मंडल, समन्वयी मंडल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर धातु परमाणु के रूप में Fe आ गया और लिगेंड के रूप में Cn आ गया। इसी सीक्वेंस में हम आगे की ओर बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास में आता है CONH3 का होल 3 6 कर सकते हैं और ये Cl3। तो यह आता आपके पास में फिर से समन्वयी मंडल, और यह आता आपके पास में आयनन मंडल, आयनन मंडल। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें पर्टिकुलर न तो समन्वयी आयनन मंडल नहीं होता, उस सीक्वेंस में आप ले सकते हैं FeCO होल 5, जहां आप देख सकते हैं केवल और केवल समन्वयी मंडल है, समन्वयी मंडल, आयनन मंडल नहीं है। इसके अलावा आपके पास में कुछ धनावेशित और ऋणावेशित स्पीसीज भी ऐसी होती हैं जिनमें आयनन मंडल नहीं होता, खुद अपने आप में एक समन्वयी मंडल ही उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित हो सकता है। यहां आपने देखा समन्वयी मंडल अपने आप में उदासीन है। इसी सीक्वेंस में बात करूं तो फोर्थ एग्जांपल आप ले सकते हैं, यह आ गया आपके पास में AgCN होल 2 या माइनस। यहां समन्वयी मंडल पूरा पूरा अपने आप में, समन्वयी मंडल अपने आप में ऋणावेशित है। इसी सीक्वेंस में हम फिफ्थ की बात करें तो आपके पास में AgNH3 होल 2 प्लस आता है। ये समन्वयी मंडल आपके पास में पर्टिकुलर समन्वयी मंडल, समन्वयी मंडल आपके पास में धनावेशित है। ये था आपके पास में समन्वयी मंडल। इसके अलावा समन्वयी मंडल के अलावा जो शेष भाग रह जाता है उसे हम आयनन मंडल कहते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट में प्रेजेंट होता है। इसी सीक्वेंस में तीसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा की बात करने जा रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है आपके पास में समन्वयी बहुफलक, समन्वयी, समन्वयी बहुफलक कहेंगे इसको आमतौर पे। समन्वयी बहुफलक होता क्या है कि लिगेंडों का केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की, लिगेंडों की केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर त्रिविमीय व्यवस्था को ही, त्रिविमीय व्यवस्था को ही, त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम पर्टिकुलर समन्वयी बहुफलक कहते हैं। या त्रिविमीय व्यवस्था क्या क्या हो सकती है, पर्टिकुलर बात करें तो ये चतुष्फलकीय हो सकती है कुछ इस प्रकार से, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय समन्वयी बहुफलक, चतुष्फलकीय समन्वयी बहुफलक। तो इसकी बात करें तो चतुष्फलक में कैसे होगा, ये M आ गया धातु परमाणु, ये लिगेंड आ गया आपके पास में कुछ इस प्रकार से, ये चतुष्फल की व्यवस्था होगी। इसी क्रम में बात करें तो आपके पास में दूसरी आती है समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार बहुफलक में धातु परमाणु बीच में और एक वर्ग समतल में संरचना के रूप में निर्मित होगा, जहां पर ये 4 लिगेंड कुछ इस प्रकार से उपस्थित होंगे। इसी क्रम में हम और बात करेंगे, पर्टिकुलर आप इसे अच्छे से पढ़ें। और यहाँ हर एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एक एक परिभाषा को आप सीरियसली लें, क्योंकि इसको किए बिना मैंने कहा ना समन्वयी यौगिक या यूं कह सकते हैं उपसहसर्जी यौगिक के क्वेश्चंस करना इजी नहीं होगा। इसी क्रम में हम बात करें थर्ड की,
पर्टिकुलर समन्वयी बहुफलक के सापेक्षी। तो समन्वयी बहुफलक में आपके पास में और संभव होते हैं, एक आता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और एक आता है आपके पास में असफलकीय और वर्गाकार पिरामिडीय। वो किस प्रकार संभव है उन्हें भी देखिए। ये आपके पास में पर्टिकुलर थर्ड ले लिया हमने त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय समन्वयी बहुफलक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय समन्वयी बहुफलक जिसमें धातु परमाणु बीच में होगा, 3 लिगेंड एक ही तल में होंगे और एक तल के लंबवत ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर। इसी क्रम में आपके पास में फोर्थ आता है अष्टफलकीय समन्वयी बहुफलक जिसमें आपके पास में पर्टिकुलर m धातु परमाणु बीच में, 4 लिगेंड एक ही तल में वर्गाकार के रूप में कुछ इस प्रकार से, और 2 तल के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर, जिन्हें हम आमतौर पर असफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी कहते हैं। इसी सीक्वेंस में अंतिम आता आपके पास में वर्गाकार पिरामिडीय समन्वयी बहुफलक। तो वर्गाकार में आपके पास में आता है m धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु और एक तल के लंबवत ऊपर की ओर, 4 एक ही तल में, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं वर्गाकार पिरामिडीय समन्वयी बहुफलक। ये था आपके पास में इंपॉर्टेंट पार्ट, समन्वयी बहुफलक। इसी क्रम में हम आगे की ओर चलें तो आपके पास में आता है पर्टिकुलर उपसहसयोजी यौगिकों के सापेक्ष धातु परमाणु की आंशिक अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ें। इसी क्रम में चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आक्सीकरण अवस्था को हम उपसहसयोजी यौगिकों में रोमन अंकों में यूज करते हैं। मींस ए के लिए आप फर्स्ट यूज करेंगे, 2 के लिए आप सेकंड यूज करेंगे, 3 के लिए आप थर्ड यूज करेंगे, 4 के लिए फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से आप रोमन अंकों में काम में लेते हैं। कैसे जानेंगे, समझेंगे अच्छे से। नंबर 4 आता आपके पास में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक। मैंने आपसे पहले भी कहा लिगेंडों के आवेश के बिना यह संभव नहीं है, तो लिगेंडों की संरचना और आवेश और धातु परमाणु को आप अच्छे से पेपर पेन वर्क करें, पढ़ें। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमेशा हम धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं और धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हम उसे x मान लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अंक हमेशा आपके पास में धातु परमाणु के लिए या तो पॉजिटिव होगा या आपके पास में 0 होगा, क्योंकि धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, तो वहां ऑक्सीकरण अंक नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और 0 भी हो सकता है। किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण अंक को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 को आप लिखेंगे फर्स्ट, 2 को आप लिखेंगे सेकंड, 3 को आप लिखेंगे थर्ड, 4 को आप लिखेंगे फोर्थ, 5 को आप लिखेंगे फिफ्थ और 6 को आप लिखेंगे सिक्स्थ। ये था ऑक्सीकरण अंक। और एक छोटे ब्रैकेट का भी आपको, छोटे कोष्टक का भी आपको यूज करना है इस ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाने के लिए। कैसे, ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ये आ गया आपके पास में और आपने 11th में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो अब जानेंगे। AgNH3 का होल 2 प्लस आ गया आपके पास में, तो यहाँ Ag को आप x मान लें। NH3 एक उदासीन एक दंतुक लिगेंड होता है, उदासीन के लिए हमेशा ऑक्सीकरण अंक 0 होगा और ये ऊपर जो चार्जेस को बराबर मिले एज इट इज +1, तो ऑक्सीकरण अवस्था आती है x = +1। इसे हम शो करेंगे फर्स्ट से।
इसी सीक्वेंस में हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो आपके पास में आता है HgI3 माइनस कुछ इस प्रकार से, उदासीन ले लिया हमने, सॉरी ऋणावेशित, तो यह आ गया x i के लिए -1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई, 4 जो बराबर में ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस 3 इधर लेके आएंगे +1 बराबर 0, x माइनस 2 होगा, x बराबर +2 होगा, आक्षेपण अंक सेकंड होगा। ये था आपके पास में पर्टिकुलर दूसरा क्वेश्चन। इसी में हम बात करें तो पूरा संकुल आपके पास में थर्ड की, पूरा संकुल आपके पास में उदासीन हो तो उस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं NiCO का होल 4 का, या Ni के लिए X अज्यूम कर लें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है 0 ले लें बराबर 0, तो यह आगा ऑक्सीकरण अंक आपके पास में 0। ये थी बात पर्टिकुलर 0 के लिए, धनावेशित आ गया, ऋणावेशित आ गया, उदासीन आ गया। इसी क्रम में हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो यहाँ आपके पास में आता है CONS3 होल 6 और यह आ गया Cl3, तो CO को X अज्यूम कर लिया, NS3 को 0 किया, यह आ गया आपके पास में Cl का -1, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस 3 0, x इक्वल टू +3, यहाँ ऑक्सीकरण अंक को आप थर्ड कहेंगे। इसी सीक्वेंस में और बात करें तो आपके पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, यह आता है कुछ इस प्रकार से K4FeCN6, तो इसमें पर्टिकुलर आप पोटेशियम के लिए अल्कली मेटल है, क्षार धातु है और +1 ऑक्सीकरण अंक होता है, याद रखिएगा परमानेंट। X को अज्यूम कर लिया, Fe को, Cn पे चार्ज -1, पूरे पे 0, ये हो गया आपके पास में +4, ये आ गया आपके पास में -6 बराबर 0, तो यहाँ होगा आपके पास में पर्टिकुलर x -6 में +4 गया तो -2 आ गया बराबर 0, तो x बराबर +2 आ गया, ऑक्सीकरण अंक आपके पास में सेकंड होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप हर एक धातु परमाणु का ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं अगर आपको लिगेंड का आवेश मालूम है तो। इसी सीक्वेंस में अगर मैं पर्टिकुलर एक एग्जांपल आपके लिए बाइडेंटेट का द्वितंतु का रख दूं तो कुछ इस प्रकार से 6th एग्जांपल आप ले सकते हैं, COCl2 और यह आ गया आपके पास में En2 और यह आ गया +1 चार्ज, यहाँ CO का निकालना है, x मान लिया, En पे चार्ज -1 होता है 2 कर दिया, Cl पे, और En पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 0 होल 2 कर दिया बराबर में +1, यह आ गया x -2, इधर लेके आएंगे -1 0, ये हो गया आपके पास में x -3 बराबर 0 और ये हो गया x इक्वल टू +3। ऑक्सीकरण अवस्था आपके पास में थर्ड आती है। इसी सीक्वेंस में एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, COEN होल 3 +3, तो यहाँ आप पर्टिकुलर x En को 0 कर दिया आपने, होल 3 बराबर +3, तो x इक्वल टू +3 ऑक्सीकरण अवस्था आती है जिसको हम थर्ड से भी डिनोट करते हैं। ये था आपके पास में ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हर एक क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट देखें क्योंकि इसके बिना नामकरण संभव नहीं है, सीरियसली लें, बड़े ही तसल्ली से आप हर एक वीडियो को अच्छे से शेयर करें और पढ़ें, क्योंकि हर एक वीडियो को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मींस सबसे रसायन आपके लिए इजी नहीं होगा। इसी क्रम में एक अंतिम परिभाषा की बात करना चाहूंगा जो कि अपने आप में उपसहसंयोजी यौगिकों के प्रकार से संबंधित होती है। उपसहसंयोजी यौगिकों के प्रकार से संबंधित होती है, तो यह था आपके पास में पांचवी इंपॉर्टेंट परिभाषा, उप सहसंयोजी यौगिकों के प्रकार। बात करें हम उपसहसंयोजी यौगिकों के प्रकार की तो लिगेंडों के आधार पर उपसहसंयोजी यौगिकों के दो प्रकार होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है आपके पास में होमोलैप्टिक संकुल या होमोलैप्टिक उपसहसंयोजी यौगिक, होमोलैप्टिक संकुल। दूसरा आता आपके पास में हेट्रोलैप्टिक संकुल, हेट्रोलैप्टिक संकुल, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हम बात करें तो आपके पास में अगर धातु परमाणु से
केवल एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हो तो उसे हम पर्टिकुलर होमोलैप्टिक कहते हैं। और अगर आपसे बात करें तो धातु परमाणु भिन्न भिन्न लिगेंड जुड़े हों तो उसे आप हेटेरोलेप्टिक संकुल कहते हैं। यहां आप देखें धातु परमाणु Hg के साथ में केवल एक ही प्रकार के 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो यह अपने आप में होमोलैप्टिक होगा, होमोलैप्टिक संकुल। यहां बात करें तो ये भी एक ही प्रकार के 4 लिगेंड हैं तो ये भी आपके पास में होमोलैप्टिक के रूप में काउंट होगा। यहां बात करें तो एक ही प्रकार के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ये भी होमोलैप्टिक संकुल के रूप में काउंट होगा। यहां बात करूं तो एक ही प्रकार के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ये भी आपके पास में होमोलैप्टिक के रूप में काउंट होगा। यहां बात करूं तो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो यहां आपके पास में होगा हेटेरोलैप्टिक संकुल। ठीक उसी प्रकार से यहां बात करूं तो एक ही प्रकार के 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ये भी आपके पास में होमोलैप्टिक संकुल के रूप में काउंट होता है। इसके अलावा और एग्जांपल लेना चाहें आप तो यहां आप ले सकते हैं पर्टिकुलर HgAgNH3 ये आपके पास में पर्टिकुलर दलावेशित, इसके अलावा ये ऋणावेशित और ये उदासीन भी हो सकते हैं। ये रहा उदासीन पर्टिकुलर होमोलैप्टिक संकुल। और अगर हेटेरोलैप्टिक संकुल में बात करें तो आपके पास में एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हो सकता है PTNH3 H2O, ये आगे आपके पास में Br और ये आगे आपके पास में Cl, चारों भिन्न भिन्न लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ये हेटेरोलैप्टिक होगा। इसके अलावा बात करें तो CONH3 और Cl3, ये भी आपके पास में एक हेटेरोलैप्टिक संकुल का ही एग्जाम्पल है। तो ये थी आपके पास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लगभग 6 परिभाषाएं, 5 से 6 परिभाषाएं जो कि अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बिना उपसर्जजी यौगिकों का नामकरण, उनका अध्ययन संभव नहीं है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही सीरियसली ढंग से पढ़ें ताकि आपकी उपसर्जजी यौगिकों पर कमांड या ग्रिप बन सके। सभी भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। इसी तरीके से अपना प्यार, इसी प्रकार से अपना सपोर्ट मुझे करते रहिए। सब्सक्रिप्शन यही कंटिन्यू रखिए। उन बच्चों को भी जोड़िए जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, किन्हीं कारणों से दूर है अभी भी, क्योंकि कारवां तभी बन पाएगा। नो डाउट आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कर रहा हूं और जल्द ही आपको हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, हम वो वीडियो भी अपलोड करेंगे हर एक चैप्टर के लिए। इसी विश्वास के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।